माय नेम इज सीमंत वैष्णव और आपका स्वागत है हमारे चैनल सीई सिविल इंजीनियरिंग एक्सप्लेन। आज मैं आपको सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो सिविल इंजीनियरिंग है क्या? सबसे पहली बात तो ये एक ऐसा प्रोफेशनल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन है और सबसे पुराना इंजीनियरिंग डिसिप्लिन है जिसमें हम रोड्स, ब्रिजेस, कैनल्स, डैम्स और बिल्डिंग्स और दिखाऊं तो रेलवे ट्रैक, एयरपोर्ट्स की डिजाइन, उनका कंस्ट्रक्शन, उनका मेंटेनेंस किसी भी फिजिकल और नेचुरली बिल्ट एनवायरनमेंट में करते हैं। और ये करता कौन है? ये एक सिविल इंजीनियर करता है। ठीक है, तो सिविल इंजीनियरिंग के जैसे सिमिलर कोर्सेज कौन कौन से हैं? वो है सिविल एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग, सिविल एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। ये सभी कोर्सेज जो हैं सिविल इंजीनियरिंग के जैसे ही हैं और इनमें हम सिविल इंजीनियरिंग का 90% हिस्सा पढ़ लेते हैं और 10% जो है वो इनमें से थोड़ा इनका खुद का भी पार्ट होता है, वो भी हम सीखते हैं। ठीक है, तो सिविल, मैंने बोला कि सिविल इंजीनियरिंग सबसे ओल्डेस्ट इंजीनियरिंग डिसिप्लिन है। तो ये कैसे इंजीनियरिंग ओल्डेस्ट है, इसके बारे में अगर हम देखें तो जब से ह्यूमन का एग्जिस्टेंस हुआ है, ये जब से ह्यूमन का एग्जिस्टेंस हुआ है तब से भी सिविल इंजीनियरिंग के एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं। कैसे? एंशिएंट इजिप्ट जो यहाँ पर पिरामिड्स बने हुए हैं जो कि 4000 से 2000 बीसी के बीच में बने थे और वो भी एक इंजीनियरिंग के बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, और इंडस वैली सिविलाइजेशन है जो कि कालीबंगा में है। वहाँ अगर हम देखें तो वहाँ पर बड़ी बड़ी रोड्स हैं, वहाँ पर बड़े ओपन हाउसेज बने हुए हैं, पुल्स बने हुए हैं, अलग अलग लेवल के हिसाब से बने हुए हैं, अच्छे से कंस्ट्रक्टेड किए हुए हैं। जबकि पुराने टाइम में तो कोई इंजीनियरिंग थी ही नहीं, फिर भी वो अच्छे किए गए हैं, जिसका मतलब इंजीनियरिंग का ये एक अच्छा एग्जाम्पल है। मेसोपोटामिया देखिए आप, एंशिएंट इराक में, वहाँ पर भी अच्छे से बहुत ही वर्क किया गया है, कंस्ट्रक्शन अच्छा हुआ है। इसका मतलब सिविल इंजीनियरिंग का एग्जिस्टेंस जब से ह्यूमन का एग्जिस्टेंस हुआ है तब से है। ठीक है, तो लोगों को रहने के लिए, जैसे पहले तो वो गुफाओं में रहते थे, तो हुआ क्या कि उनको लगा कि अब हमें कहीं और भी रहना है। वहाँ पर उनको सेफ्टी चाहिए थी, तो उन्होंने अपने घर बनाने शुरू किए। अपने शेल्टर के लिए उन्होंने घर बनाने शुरू किए। उन्होंने पहियों का आविष्कार किया ट्रांसपोर्टेशन के लिए और डिफरेंट आविष्कार किए। तो उनको निर्माण की जरूरत पड़ी और उन्होंने बहुत सारे अलग अलग तरीके से अलग अलग एरिया में निर्माण हुए। तो वह सब सिविल इंजीनियरिंग के ही एग्जाम्पल्स है और पुराने समय से है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच सबसे ओल्डेस्ट डिसिप्लिन है। तो एक सिविल इंजीनियर करता क्या है उसके बारे में जानकारी देते हैं अब आपको। तो सिविल इंजीनियर जो हैं वहाँ एक डिग्री लेते हैं, एकेडमिक डिग्री लेते हैं सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच में। ठीक है, वहाँ एक एकेडमिक डिग्री सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच में लेते हैं और जिसकी जो लेंथ होती है वो 3 to 5 years होती है। अगर हम यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में देखें, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, तो ज़्यादातर वो 4 years की होती है, आपने देखा होगा। ठीक है, जो वो कंप्लीट करते हैं। ठीक है, और उस जो डिग्री वो कंप्लीट करते हैं उस डिग्री का नाम क्या रखा गया है? बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। शॉर्ट टर्म में बोले तो बीई, और आपने एक और नाम सुना होगा बीटेक, है ना। और ये भी एक नाम है, देखिए आप, बैचलर ऑफ साइंस इन इंजीनियरिंग। और उनको जो करिकुलम दिया जाता है उनकी पढ़ाई के लिए, उनमें ज़्यादातर इंक्लूड होता है फिजिक्स, मैथमेटिक्स और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के टॉपिक्स। ठीक है, और इसके अलावा उनको सिविल इंजीनियरिंग के स्पेसिफिक टॉपिक्स भी पढ़ने होते हैं जो कि उनको दिए गए होते हैं। और ये भी जो स्पेसिफिक टॉपिक हैं वो मैं आपको भी आगे बताऊंगा। ठीक है, तो इनके डिग्री के अंदर वो बेसिक जो कोर्सेज हैं उनको कंप्लीट करने के बाद में वहाँ आगे सब डिसिप्लिन के जो कोर्सेज होते हैं, जैसे कि आपने सिविल इंजीनियरिंग सेलेक्ट किया बीटेक में, उसके बाद में अगर आप आगे भी एमटेक करना चाहते हैं तो एमटेक में आप एक स्पेसिफिक टॉपिक लेंगे, सब डिसिप्लिन लेंगे और उसमें वर्क करेंगे, आप उसको स्पेशलाइज कर लेंगे, मतलब आप उसमें एक्सपर्ट बनने जा रहे हैं, आप एडवांस लेवल की पढ़ाई करने जा रहे हैं। जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग हमने ले ली, उसके बाद में वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग में हम पढ़ाई करना चाहते हैं, उसमें एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो हम वाटर रिसोर्सेज चूज करेंगे एमटेक के लिए और उसमें स्पेशलाइज हो जाएंगे। ओके, तो जनरल सिविल इंजीनियरिंग है क्या? जनरल सिविल इंजीनियरिंग एक साइट इंजीनियरिंग है। मतलब क्या? फील्ड इंजीनियरिंग। ज़्यादातर सिविल इंजीनियरिंग का वर्क क्या है? प्रैक्टिकल वर्क है। ज़्यादातर हम क्या करते हैं कि जो भी पढ़ते हैं उसको प्रैक्टिकल तौर पर वर्क करते हैं और हम उसको सीखते हैं और अच्छे से वर्क करते हैं। ठीक है, तो सिविल इंजीनियरिंग में देखिए ज़्यादातर क्या फोकस होता है कि कन्वर्टिंग अ ट्रैक्ट ऑफ लैंड वन यूजेज टू अनदर, कि एक लैंड जो बना हुआ है, एक जो जगह बनी हुई है, उसका हम सबसे पहले सॉइल कंडीशन, उसके एनवायरमेंटल कंडीशन, वहाँ का जो भी उसका मैप है, उसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अलाइनमेंट है, वहाँ की हर तरीके की जो भी हम देख सकते हैं सब कुछ एक्सपर्ट्स चेक करेंगे। उसके बाद में उस लैंड में जो भी हम स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं वह वहाँ पर खड़ी रह पाएगी या नहीं रह पाएंगी, वो सब कुछ चेक करते हैं और फिर वहाँ पर उसका वर्क करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं। ठीक है,
तो साइट इंजीनियर क्या करते हैं, वो जाते हैं साइट पर, वो विजिट करते हैं उस साइट को, वो स्टेक होल्डर से मिलते हैं और फिर कंस्ट्रक्शन प्लान बनाते हैं, लेबोरेटरी में टेस्ट होते हैं। उसके बाद जो सिविल इंजीनियर हैं वो अपने जो प्रिंसिपल्स उसने अपने इंजीनियरिंग सीख रखे होते हैं, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के तौर पर, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के तौर पर, एनवायरमेंटल, ट्रांसपोर्टेशन, कंस्ट्रक्शन, रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल, पब्लिक वर्क्स के प्रोजेक्ट और कोई भी लेवल और साइज की कंस्ट्रक्शन के तौर पर उसने जो भी सीख रखा होता है, वो जो भी लेवल है उस कंस्ट्रक्शन का, जो भी उसका साइज है, उस पर वो वर्क करके उसको कंस्ट्रक्ट करता है और उसकी वो सेफ्टी को गेन करता है। ओके, देखिए सर, ये देखिए आप, ये क्या है, ये एक आरसीसी रेनफोर्स कंक्रीट डिजाइन है, जिसमें ये रेनफोर्सिंग बार्स आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ओके, ये एक सिविल इंजीनियरिंग का नमूना है। ओके, अब देखिए आप सिविल इंजीनियरिंग में सब डिसिप्लिन क्या क्या है, ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ये जो मैंने यहाँ पर आपको दिखाए हैं, ये सारे सिविल इंजीनियरिंग के डिसिप्लिन हैं। आप इसमें इंजीनियरिंग एमटेक में प्रवेश लेने के लिए आप ये कर सकते हैं, ठीक है। कोस्टल इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग, आपने ये सुना होगा कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग, क्यों कंस्ट्रक्शन करते हैं हम बिल्डिंग्स का, ब्रिजेस का और भी अलग अलग। ये देखिए कंट्रोल इंजीनियरिंग, अर्थक्वेक इंजीनियरिंग, पूरा अर्थक्वेक कोई भी बिल्डिंग है तो उसकी सेफ्टी के लिए लोड लोड जो हम चेक करते हैं या जो भी अर्थक्वेक आएगा तो उसको बताने के लिए, सेफ्टी के लिए जो भी करते हैं वो हम इस इंजीनियरिंग ब्रांच के अंदर सीखते हैं। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, फॉरेंसिक इंजीनियरिंग, जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग, ये इसमें सॉइल कंडीशन को चेक करने के लिए, मटेरियल्स के लिए मटेरियल साइंस, आउटसाइड प्लांट इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, सारी स्ट्रक्चर के लिए, ठीक है। सर्वाइंग, इसमें क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट लेते हैं और वो सारे इंस्ट्रूमेंट या उनको यूज में लेकर हम किसी भी फील्ड का सर्वे करते हैं, ताकि हम उसके जो भी उस पर वर्क किया जाना है उसका रिकॉग्नाइजेशन हमको पहले ही पता चल जाएगा, इस पर क्या वर्क होना है, इसकी सेफ्टी कितनी रहेगी, सब चेक करने के लिए। देखिए ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, जहाँ पर भी लोग रहेंगे वहाँ पर उनके अपने गुड्स को कहीं पर ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत पड़ेगी, खुद को भी कहीं पर जाना पड़ेगा, तो उसके लिए उनके पास गाड़ी होगी। अब देख लीजिए, अगर कोई अच्छी रोड बना ली, तो रोड बनी हुई है आपको पता है, लेकिन अगर रोड वो अच्छी नहीं बनी हुई होगी तो वो वर्क कैसे करेंगे, वो गाड़ी खराब हो जाएगी, उसके चक्के खराब हो जाएंगे। तो उसके लिए ये जरूरत है कि हम अच्छा ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर वहाँ पर अगर वर्क करेगा तो वर्क होगा। जैसे रोड है, जैसे रेलवे ट्रैक है, एयरपोर्ट है, उसके लिए हम कहाँ पर सीखेंगे, कोई भी सिविल इंजीनियर ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में सीखेगा। और म्युनिसिपल और अर्बन इंजीनियरिंग, वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग, ठीक है। अब देखिए सिविल इंजीनियरिंग एसोसिएशन, ठीक है। क्या होता है कि एक सिविल इंजीनियर है, वर्क कर रहा है वो अपने हिसाब से शुरू कर देगा भाई, कि कोई भी रोड बना रहा है, एग्जाम्पल के तौर पर कि वो कोई रोड बना रहा है, रोड के अंदर वो अपना मटेरियल डाल देगा, रोड का कोई भी अपने हिसाब से कर देगा, तो फिर क्या मतलब रहेगा, वो रोड गंदी बन जाएगी, बारिश आने पर वो टूट जाएगी, कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए प्रत्येक देश में, कोई भी विदेश में जहाँ पर भी वर्क हो रहा है, वहाँ पर क्या किया जाता है कि एसोसिएशन बनाए जाते हैं, अथॉरिटीज बनाई जाती हैं, ताकि वो सिविल इंजीनियर कोई फिक्स स्टैंडर्ड और स्पेसिफिकेशन के ऊपर ही वर्क करे, और इससे जो भी रोड बनेगी या जो भी वर्क होगा, स्ट्रक्चर बनेगी, वह स्टैंडर्ड पर होगी, उससे सेफ्टी बनी रहेगी, है ना। तो अमेरिका में क्या बनी हुई है, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियर्स, इसको अपन शॉर्ट टर्म में बोले तो ASCE भी बोल सकते हैं। और आप अगर इसकी वेबसाइट पर जाएंगे, ठीक है, इसकी वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर स्टैंडर्ड्स, स्पेसिफिकेशंस, रिसर्च पेपर्स और बहुत कुछ देखने को मिलेगा, और आपको सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा, आप चेक कर सकते हैं इसकी वेबसाइट, ठीक है। देखिए, ये देखिए कैनेडियन सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियर्स, चेक इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये देखिए यहाँ पर बहुत सारे हैं, जितना मुझे आइडिया है मैंने सारा यहाँ पर आपको दिखा दिया है, ठीक है। लेकिन अभी हम इंडिया में हैं तो इंडिया के बारे में हमको पता होना चाहिए ना, तो सारे देखकर तो क्या करेंगे, तो इंडिया वाले अपन जानकारी ले लेते हैं। ये देखिए इंडियन जियो टेक्निकल सोसाइटी, ये इंडिया में है। इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स, ये इंडिया में है। और ये देखिए इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स, ये भी इंडिया में है, यहाँ पर आप मेंबर भी बन सकते हैं। तो फिक्स इसके लिए रुपए तय किए गए हैं, स्टूडेंट है, इंजीनियर है, कोई भी वर्कर है, कोई भी कंस्ट्रक्शन इंजीनियर है, कंसल्टेंट है, वहाँ इसका मेंबर बन सकता है वो फिक्स रुपए देकर। और लाइफ टाइम भी होता है और शॉर्ट टर्म भी होता है, आप वहाँ पर मेंबर बनिए, वहाँ के रिसर्च पेपर पढ़िए, न्यूज़लेटर देखिए, आपको जो यहाँ पर करना है आप कर सकते हैं और अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। और ये देखिए इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, ये भी इंडिया में है। और ये ट्रांसपोर्टेशन बोर्ड, ये भी इंडिया में है, ठीक है। इंडिया में जो जो थे मैंने आपको सारे बता दिए हैं। आप देखिए कि आपको सिविल इंजीनियरिंग में प्रवेश लेना है तो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पता होना चाहिए ना। उसके लिए सबसे पहले आपको 12th क्लास के एग्जामिनेशन में, को या फिर कोई भी CBSE या कोई भी इक्विवेलेंट बोर्ड RBSE है जैसे,
उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में आपके 4 सब्जेक्ट होने चाहिए। तो आपको मिनिमम मार्क्स आप क्वालिफाई हैं तो आप किसी भी कोई भी बच्चा सिविल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में प्रवेश ले सकता है। और मिनिमम का क्वालिफाइंग मार्क्स कितने भी हो सकते हैं, 60 भी हो सकते हैं और उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, है ना? ठीक है। और अगर मान लीजिए आपको पीजी में पोस्ट ग्रेजुएशन में प्रवेश लेना है तो आप बीटेक पहले आपके पास डिग्री होनी चाहिए इसकी, ठीक है। उसमें भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होने चाहिए आपके पास उस सब्जेक्ट्स में अंडर ग्रेजुएट लेवल के ऊपर, तो आप पीजी में भी प्रवेश ले सकते हैं, एमटेक में प्रवेश ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कि सिविल इंजीनियरिंग के जो कोर सब्जेक्ट्स जो हैं, जो एक इंजीनियर पढ़ता है, उसके लिए ये रहे देखिए सिविल इंजीनियरिंग मटेरियल्स, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस, सर्वाइंग, जियोलॉजी, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, हाइड्रोलिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, ट्रांसपोर्टेशन, सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन और बहुत सारे इसमें सब्जेक्ट्स हैं। ये जो कोर सब्जेक्ट्स हैं वो मैंने आपको दिखा दिए हैं, ठीक है। अब आके देखिए, अब एक सिविल इंजीनियर जो बनता है, सबकी अपनी-अपनी इच्छा होती है कि कोई सोचता है कि मुझे एमटेक करना है, मुझे एक्सपर्ट बनना है इस फील्ड में। कोई सोचता है कि मैं इसमें जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ क्या-क्या होगी मुझे जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए अगर वो जॉब लेना चाहता है, तो उसको उससे पहले उसको उसकी जॉब की जानकारी तो होनी चाहिए, उसके बिना वो अप्लाई कैसे करेगा? तो सबसे पहले उसकी जॉब की जानकारी होनी चाहिए। तो उस जानकारी को मैं यहाँ पर आपके सामने प्रदर्शित कर रहा हूँ, ताकि आपको आइडिया होगा कि कौन-कौन सी जॉब अवेलेबल हैं और आप उस पर अप्लाई कर सकें, उसकी आप तैयारी कर सकें, ठीक है? तो ये देखिए यहाँ पर ठीक है, तो कोई भी डिपार्टमेंट, प्रत्येक फील्ड, प्रत्येक डिपार्टमेंट में आपको सिविल इंजीनियर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? तो उसके लिए देखिए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है, लोकल अथॉरिटीज़ है, कॉन्ट्रैक्टर्स है, गैस कंपनीज़ है, इलेक्ट्रिकल कंपनीज़ है, रेलवे कंपनीज़ है, वाटर कंपनीज़ या कंसल्टेंट्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट और भी बहुत सारी हैं। जो मेन है मैंने आपको दिखा दिए हैं यहाँ पर, ठीक है? एक सिविल इंजीनियर ग्रेजुएट क्या कर सकता है? वह पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकता है, कहाँ पर? आईआईटीज़ में, एनआईटीज़ में, ठीक है? और एक सिविल इंजीनियर ग्रेजुएशन के बाद में किसी भी एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी में या पब्लिक सेक्टर यूनिट्स पीएसयूज में प्लेसमेंट ले सकता है, ठीक है। एक सिविल इंजीनियर के लिए अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए टॉप कंपनीज जो हैं इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को जो हायर करती हैं वो हैं जेपी ग्रुप है, डेलॉइट है, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी है, एलएनटी है, गोदरेज प्रॉपर्टीज है, लरेसन एंड टर्बो है और भी बहुत सारी हैं, ठीक है। जो मुझे आइडिया है वो मैंने आपको दिखा दी है, ठीक है। अब देखिए ग्रेजुएट एंड टेक्निकल एंट्रेंस एग्जाम जो होते हैं सिविल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट के लिए, एक तो होते हैं एसडीओज और सेकंड होते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन। अब देखिए पब्लिक सर्विस कमीशन कोई भी हो सकता है, मध्य प्रदेश का हो सकता है, पंजाब का हो सकता है, राजस्थान का हो सकता है, आरपीएससी, एसएससी, डिफरेंट डिफरेंट बोर्ड्स हैं और वो डिफरेंट एग्जाम तैयार करते हैं ताकि एक ग्रेजुएट जॉब प्राप्त कर सके, ठीक है। वो पीएचडी भी कर सकता है कोई भी प्रेस्टिजियस कॉलेज में, ठीक है। अब देखिए आपको मैंने बोला तो है कि भाई पब्लिक सेक्टर यूनिट्स होती हैं, अब कौन-कौन सी हैं इसका भी तो आपको आइडिया होना चाहिए, वो यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखिए कोई भी सिविल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट प्राइवेट सेक्टर कंपनी जैसे कि लैरसन एंड टर्बो, जीवीके, लेनेगो फ्रेमवर्क, यूनिटेक, नागार्जुन कंपनी, इन सब में अपना रेज्यूमे या प्लेसमेंट के लिए वो अप्लाई कर सकता है और उनको प्लेसमेंट मिल जाएगा, ओके। लेकिन एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होने चाहिए, बीटेक की डिग्री होनी चाहिए, वह कंपनी के द्वारा निश्चित किए गए जो हैं उन पे आपको वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। और पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो हैं ये देखिए इसमें आपको गेट अगर आपके पास है, आपके पास उसमें अच्छे मार्क्स ला रखे हैं तो आप इंडियन रेलवेज में, बिल्डर्स एसोसिएशन में, एनटीपीसी में, पीडब्ल्यूडी में, डीएमआरसी में, नाही में, एनबीसीसी में, एनएचपीसी में, आईओसीएल में, एचपीसीएल में, भेल में, ओएनजीसी, एचएएल, गेल, सेल, बीएसएनएल, इसरो, इन सभी में आप अप्लाई कर सकते हैं। ये आपके पास काफ़ी ऑप्शंस है, इतने सारे ऑप्शंस मैंने आपको दिखा दिए हैं। आप किसी में भी अप्लाई कीजिए, आप बनेंगे, आपको इनमें जॉब मिलेगी, ठीक है। उसके बाद आप देखिए कि आप इनमें भी नहीं जाना चाहते, आप यूपीएससी एग्जामिनेशन दे सकते हैं, आईएएस आईएएस दे सकते हैं, ये काफ़ी अच्छे लेवल का एग्जाम है आईएएस के जैसा, या आईपीएस आईएएस का एग्जाम आप दे सकते हैं। बैंक में आप प्रोबेशन ऑफिसर बन सकते हैं, एसएससी के एग्जाम्स दे सकते हैं, आर्मी में जा सकते हैं, आप टेक्निकल एंड स्किल्स में प्रवेश ले सकते हैं ग्रेजुएशन के लिए, ठीक है। तो अगर इस तरीके से अपन देखें तो एक सिविल इंजीनियर जो है वह इजीली कहीं पर भी सेटल हो सकता है और एक रिस्पेक्टेबल जॉब प्राप्त कर सकता है। तो आपको जॉब की तो टेंशन लेनी ही नहीं है, आपको जॉब तो कहीं पर भी मिल जाएगी। आपको एक अच्छा सिविल इंजीनियर बनना है ताकि आप एक अच्छा सीखे हुए हो और जो भी आप बिल्डिंग बनाएं वहाँ उसका नाम हो, आपका भी नाम हो, कुछ अच्छा सीखें आप, ठीक है। अब देखिए एक सिविल इंजीनियर तो आप बनने वाले हैं, तो सिविल इंजीनियर बनोगे कैसे? आपको इसका आइडिया भी होना चाहिए। आपके पास एक सिविल इंजीनियर बनने के लिए स्किल्स क्या रिक्वायर्ड है, आपको उसका भी आइडिया होना चाहिए।
तो मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ। देखिए, ठीक है, तो सबसे पहले एक सिविल इंजीनियर के पास में टेक्निकल स्किल्स होनी चाहिए। इसका मतलब क्या? उसको अपने सिविल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। उसने जो भी सीखा है, उसको अप्लाई कैसे करना है, उसको पता होना चाहिए। उसको मैथमेटिक्स के, फिजिक्स के जो भी उसके पास प्रिंसिपल है, उसको आइडिया होना चाहिए। और इंजीनियरिंग जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है, उसको सॉल्व करना उसको आना चाहिए, ठीक है। उसको ऑटोकैड, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन के बारे में, मैप्स के बारे में, जो भी प्लान्स हैं, मॉडल्स हैं, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। उसको सॉफ्टवेयर्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ताकि उसके सामने कोई भी प्रॉब्लम आए तो उसका सॉल्यूशन निकाल सके। ओके, ठीक है। अब देखते हैं, अब एक सिविल इंजीनियरिंग के पास में एक सेकंड जो स्किल्स होनी चाहिए, वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की होनी चाहिए। देखिए, कोई भी सिविल इंजीनियर साइट पर वर्क करता है, वहाँ पर हज़ारों वर्कर होते हैं, वहाँ पर हज़ारों कंपनीज़ होती हैं। एक कंपनी तो होने से रही, एक कंपनी में भी अलग-अलग तरीके से कंपनी होगी, कोई छोटी, कोई बड़ी कंपनी होगी। एक सिविल इंजीनियर के सामने बहुत सारे अलग-अलग वर्कर होंगे, ठीक है? तो उसके सामने प्रॉब्लम्स आएगी, तो उसको सॉल्यूशन कैसे करना है, एक गाइडेंस कैसे करनी है, उसके पास होनी चाहिए। उस प्रोजेक्ट को मैनेज कैसे करना है, ठीक है? उसको मेंटेन कैसे करना है, उसको क्लाइंट्स को मेंटेन कैसे करना है, कॉम्पिटेंस होना चाहिए उसमें। इससे वो वर्क कर सकता है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में बहुत सारे वर्क होते हैं, ठीक है? तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जैसे डिज़ाइन, डेवलपमेंट, एनालिसिस, इवैल्यूएशन, कुछ भी हो सकता है। और इससे भी ज़्यादा और भी बहुत होते हैं, लेकिन उसको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आना चाहिए, सबसे पहली बात यही है, ठीक है? तो उसके पास कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए। मान लीजिए कि एक सिविल इंजीनियर है, वो बना है, ठीक है? तो उसके सामने कोई कंपनी आया या कोई क्लाइंट आया, अगर वो उसके साथ कम्युनिकेशन ही नहीं कर पाएगा, तो वो आगे वर्क कैसे करेगा? तो उसके पास ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो कम्युनिकेट कर सके, इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सके, ठीक है? ताकि जो भी उसको आइडियाज़ है उसके पास में, और दूसरों को उससे बेनिफिट दे सके। ओके, ठीक है। तो एक सिविल इंजीनियर आप बनने वाले हैं, तो आपके पास एक क्रिएटिविटी होनी चाहिए कि आपको उसमें सोचने की क्षमता होनी चाहिए कि जो बिल्डिंग मैं बनाने वाला हूँ, वो बनने की कैसी बनेगी, तभी तो वो प्लान बना पाएगा। उसको अगर वो प्लान बना ही नहीं पाएगा, तो वो कोई मतलब ही नहीं है उसका, ठीक है? तो एक अच्छे बिल्ट एनवायरनमेंट में उसको वर्क करना है, और अपने जो भी इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, उनको इम्प्रूव करके अच्छे सॉल्यूशंस देने हैं, ठीक है? क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, ठीक है? क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब क्या है? क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है, जो भी पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं, किसी भी प्रॉब्लम में जो भी पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में जो भी पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं, वो निकाल सके, और उनमें से एक बेस्ट को चूज़ कर सके। उनमें से एक बेस्ट को चूज़ करके डिसीज़न ले सके। डिसीज़न की उसमें प्रवृत्ति होनी चाहिए कि मैं अच्छी डिसीज़न लेकर उस पर वर्क करूँ, और वर्क हमेशा उससे अच्छा रिज़ल्ट दे, ठीक है? अब देखिए, एक सिविल इंजीनियर में लीडरशिप स्किल होनी चाहिए, कि भाई कम्युनिकेशन तो वो कर रहा है मान लिया, लेकिन अगर वो अच्छा लीडर नहीं हुआ तो भी वर्क नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास हमेशा एक टीम होगी, और वो उस टीम को लीडरशिप करेगा, और सबको बराबर लेकर वर्क करेगा, तो ही वो बन सकता है एक अच्छा लीडर। और अच्छा लीडर होगा तो वो अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल को प्राप्त कर सकता है, ठीक है? जैसे स्पेसिफिक टास्क है उनके पास में, मोटिवेशन है, डेलीगेटिंग है, पॉजिटिविटी है, फीडबैक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये एक लीडर की जो भी स्किल्स है, ये हैं वो, ठीक है? अब एक सिविल इंजीनियर के पास में विजुअलाइज़ेशन होना चाहिए। अगर वो विजुअलाइज़ेशन करेगा, किसी भी चीज़ का विजुअलाइज़ेशन करेगा वो, तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इससे वो अच्छे से कम्युनिकेट कर सकता है, ठीक है? और कॉन्क्रीट जो उसके पास आइडियाज़ हैं, उसको ह्यूमैनिटी के साथ में एक्सप्रेस कर सकता है, ठीक है? तो एक सिविल इंजीनियर जो रिक्वायर करता है एवरी ब्रॉड स्किल सेट, एंड दिस लिस्ट इज़ नो वे एग्ज़ॉस्टिव, यानी कि मैंने ये जो 7 जो दिखाई हैं, ये बहुत ही कम स्किल्स हैं। मैंने तो वो जो मेन थी आपको दिखा दी हैं, और भी बहुत सारी स्किल्स हैं, और उसके इम्पोर्टेंट स्किल है, ताकि आप एक सिविल इंजीनियर बनें और अच्छा सिविल इंजीनियर बनें, है ना? ठीक है? अब देखिए, आपको इनके बारे में पता चल गया। अब आपको सिविल इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर के बारे में पता होना चाहिए ना, कि भाई आपको क्या-क्या सॉफ्टवेयर सीखने चाहिए। आप अगर फर्स्ट ईयर के बंदे हैं, तो आप सॉफ्टवेयर भी सीखेंगे। तो सबसे बेसिक जो सॉफ्टवेयर है वो ये हैं, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, ठीक है? ये देखिए, ये रहा पावर पॉइंट, ये रहा एक्सेल, ये पावर पॉइंट, ये है ऑटोकैड। ये भी सबसे बेसिक ही मानिए आप इसको भी, क्योंकि इससे प्लान्स बनते हैं, आपको इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। इससे आप अगर एडवांस लेवल में जाते हैं, तो आप स्टेड प्रो, ईटैप्स, SAP 2000, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए प्राइमेवेरा, एमएस प्रोजेक्ट, रेविट आर्किटेक्चर, सर्वाइंग कैड, लिकी प्रो, तो इसके जो लोगोज हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये स्टेड प्रो हैं, ये ईटैप्स हैं, SAP 2000 हैं, प्राइमेवेरा हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हैं, ऑटोडेस्क, रेविट हैं, ये रेविट आर्किटेक्चर है, हाँ? इसमें रेविट आर्किटेक्चर 2009 भी है, और 2016 भी है। ये आरसी कैड है, ये इनोवेशन जो सर्वाइंग कैड जो मैंने बोला था, ये वो वाला है, ठीक है? ये एक बिल्डिंग है, जिसमें प्रीकास्ट ये कंक्रीट ब्लॉक्स बनाए गए हैं आरसीसी के, आप देख सकते हैं, है ना? ओके। अब देखिए, वरिष्ठ सिविल इंजीनियरिंग लैब्स,
अब आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि आप अगर सिविल इंजीनियरिंग में प्रवेश ले रहे हैं तो कौन कौन सी लैब्स अवेलेबल हैं। ठीक है, जियो टेक्नोलॉजी लैब, ठीक है, इसमें ये सारे वर्क होते हैं। वाटर क्वालिटी लैब है, माइक्रोबायोलॉजी लैब, एयर क्वालिटी लैब है, जियोमेटिक्स लैब है जिसमें सर्वे हो सकते हैं, सर्वे के इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं, फोटोग्रामेट्री हो सकते हैं, रिमोट सेंसिंग हो सकती है ना, और एडवांस सर्वे, मॉडर्न सर्वे हो सकते हैं। जियो टेक्निकल ग्रुप इंजीनियरिंग है, इसमें देखिए सॉइल मैकेनिक्स की लैब, सॉइल के ऊपर कंडीशन के ऊपर वर्क होगा। रॉक मैकेनिक्स लैब है जो, देखिए हाइड्रोलिक्स लैब, इसमें एफएम की भी लैब होती हैं। ये जो बेसिक लैब है ये दोनों तो ठीक है। और ये विंड इंजीनियरिंग लैब, एनवायरमेंटल हाइड्रोलिक्स है, स्ट्रक्चरल ग्रुप है जिसमें कंक्रीट कास्टिंग लैब, मटेरियल टेस्टिंग लैब, ट्रांसपोर्टेशन है, पेमेंट टेस्टिंग, ट्रैफिक इंजीनियरिंग लैब, और या अदर लैब जैसे केयर लैब है, कंप्यूटर की लैब है, विंड टनल लैब है, बहुत सारी लैब्स अवेलेबल हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा पूरा प्रेजेंटेशन पूरा हो गया है, वीडियो पूरा हो गया है, तो आप सभी को थैंक यू। आपको ये चैनल अच्छा लगा हो, ये सब आपको जानकारी अच्छी लगी हो, तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब भी करना मत भूलना, आप सब्सक्राइब पक्का करना, ठीक है। ओके।